स्टूडेंट्स, देखिए आज एक बिल्कुल नया चेहरा आपके सामने है। ये आवाज़ इको कैसे हो रही है? ओके, अब सही आ रही है आवाज़? ऑडिबल? नाउ इज इट ऑडिबल? नया माइक लगा है ना? नाउ इज इट ऑडिबल? नाउ आ रही है वॉइस? अब ठीक है? वैसे आज वॉइस भी खराब है मेरी, जुकाम लग रही है। अब ठीक है? आ रही है भाई, आवाज आ रही है पीछे तक? नहीं आ रही? वहां से वॉल्यूम बढ़ाओ। अब आ रही है आवाज? ओके, चलिए देखिए, आज एक बिल्कुल नया चेहरा आपके सामने है। मैक्सिमम फर्स्ट टाइम ही देख रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे बारे में बता देता हूं थोड़ा। आई एम डॉक्टर KB खंडेलवाल, PG in economics, MPhil in Gandhian Study Center, Rajasthan University, PGDBA from EFM department, PhD from Department of Economics, NET/SET JRF. तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर मी, काफ़ी है। बाकी तो आप इतना सा समझें कि आपके सिलेबस में जो इकोनॉमिक्स का कंटेंट है वो अपन साथ मिलके पढ़ेंगे, ठीक है ना? इतना ही काफ़ी है। एक बार देखो, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है आपके सिलेबस का, जो लास्ट सिलेबस है हम उसी को बेस बनाकर चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। सिलेबस आएगा, अगर उसमें कुछ 19-20 चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को चेंज कर लेंगे। एक बार पहले मैं सिलेबस का थोड़ा सा आइडिया दे दूं आपको कि हम सिलेबस में क्या क्या कवर करने जा रहे हैं, ठीक है ना? देखो, अभी तक का आपका जो सिलेबस है उसमें कुछ टॉपिक्स आउटलाइन इस तरीके से दे रखी है। सबसे पहला टॉपिक दे रखा है इंडियन इकोनॉमी, बेसिक फीचर्स एंड प्रॉब्लम्स, उसकी कुछ विशेषताएं और समस्याएं क्या क्या हैं। उसके बाद में पॉलिसी के बारे में दे रखा है, लिख रखा है इकोनॉमिक पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया। अब यहाँ इकोनॉमिक पॉलिसी इटसेल्फ डिफाइन नहीं है, तो इनडायरेक्टली इकोनॉमिक पॉलिसी में बहुत सारी पॉलिसीज आ जाएंगी, लाइक मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो हम एक एक करके उनको कंसर्निंग टॉपिक्स में स्टडी करेंगे। देन इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग में उसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। उसके बाद बेसिक फीचर ऑफ 11th 5 ईयर प्लान। ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये पुराना सिलेबस है, उसमें 11th 5 ईयर प्लान लिखा हुआ है, तो इसकी जगह 12th और इवन हो सकता है कि 12th भी ना लिख के वो नीति आयोग लिख दे, ठीक है ना? देन डेमोग्राफी, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में आपके सिलेबस में मेंशन है पॉपुलेशन एक्सपेंशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट, कॉजेज, इफेक्ट एंड रेमेडीज, कारण, प्रभाव और उसकी रेमेडीज, क्या कर सकते हैं आप उसको दूर करने के लिए। रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जनसंख्या और आर्थिक वृद्धि के बीच में संबंध। फिर कृषि,
एग्रीकल्चर का टॉपिक रहेगा। एग्रीकल्चर में तीन चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी, एक तो रोल एंड सिग्निफिकेंस, दूसरा एग्रीकल्चर फाइनेंस, कृषि वित्त, और तीसरा एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ये तीन चीजें आपके सिलेबस में मेंशन है। फिर इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल ग्रोथ, प्रोस्पेक्टस इन इंडिया, देन पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका और उनकी समस्याएं, रोल एंड प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया, देन एलपीजी इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसमें इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को फोकस करते हुए हम स्टडी करेंगे। देन मल्टीनेशनल कंपनीज, रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस इन इंडियन इकोनॉमी, देन फॉरेन ट्रेड में हम स्टडी करेंगे वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड, कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। देन नेशनल इनकम, इन नेशनल इनकम वी स्टडी अबाउट वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं, कंप्यूटेशन, मेथड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी विधियां और राष्ट्रीय आय का वितरण। इसके अलावा एक राजस्थान की इकोनॉमी का पार्ट दे रखा है आपके, उसमें बेसिक फीचर, डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेक्टस ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड टूरिज्म। ये एक आपके सिलेबस का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, ठीक है जी। ट्रेड एक रह गया, इसमें एक इन्फ्लेशन का टॉपिक और था, इन्फ्लेशन भी है इसमें, थोड़ा सा मिसिंग रह गया, कोई नहीं। इन्फ्लेशन कॉजेज एंड इम्पैक्ट, ऐसे एक टॉपिक और है, ठीक है ना, हम उसको भी कवर करेंगे। चलिए आज हम हमारी क्लास को इन्फ्लेशन से ही शुरू करते हैं। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। अच्छा, आप में से एक बार बताएं, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के कितने हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो पहले? 1 2 3 4 5 6, बस। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो से लेके टॉप तक लेके जाएंगे। मैं आपको ऐसे मान के पढ़ाऊंगा कि इकोनॉमिक्स आती ही नहीं है, ठीक है। हर सेंटेंस बाइलैंग्वेज होगा, एक बार हिंदी में बोला जाएगा, एक बार इंग्लिश में बोला जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाइलैंग्वेज स्टूडेंट्स हैं। और हर एक टॉपिक होगा, टॉपिक के बाद में उस टॉपिक से रिलेटेड क्या पॉसिबल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, क्या पॉसिबल क्वेश्चंस पास्ट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, केवल जूनियर अकाउंटेंट में नहीं, जितनी भी एग्जाम्स होती है राजस्थान में, चाहे वो आरपीएससी करा रहा हो, सबऑर्डिनेट बोर्ड करा रहा हो, इवन दूसरे पीसीएस जो आसपास के स्टेट्स के हैं, इवन यूपीएससी भी करा रहा हो, उसमें भी उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछा गया है तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मुद्रास्फीति है क्या, व्हाट इज इन्फ्लेशन। आप में से है कोई इनिशिएटिव करना चाहे, बताना चाहे क्या होती है मुद्रास्फीति? वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होना। मतलब क्या ये जरूरी है कि अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो आपको हर एक चीज महंगी मिल रही हो? कैसा है? हर एक चीज नहीं है।
सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो सस्ती मिलेगी चीजें। अगर सप्लाई ज्यादा हो जाती है किसी भी चीज की, बोलने दो, बोल एक एक करके तो सस्ती मिलेगी या महंगी मिलेगी? अरे तसल्ली से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्फ्लेशन क्या कोई एक वस्तु में होता है क्या बस? हुँ? या पूरी अर्थव्यवस्था में होता है एक साथ? मुद्रा के मूल्य में कमी होना। तुम तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पहुंच गए। नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे होगा। देखो, मुद्रास्फीति है ना, वो हमारे घर की खेती है। इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जाना हमें, है ना। देखो, बेसिकली आप सिंपल ये कहना चाह रहे हैं, जैसे इन्होंने बोला कि इन्फ्लेशन में क्या है साहब, चीजें महंगी हो जाती है, प्राइस बढ़ जाती है। लेकिन सिर्फ ये बोलना सफिशिएंट नहीं है हमारे लिए कि चीजें महंगी हो जाती है। इन्फ्लेशन क्या है? ये एक एवरेज फिनोमिना है, औसत अवधारणा है। मैं नहीं समझता आप में से कोई बंदा ऐसा हो जो औसत का मतलब नहीं जानता हो। आई थिंक सब जानते हैं। अगर मैं इसको तकनीकी रूप से परिभाषित करना चाहूं तो इन्फ्लेशन क्या होता है? ए सस्टेन इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, सामान्य कीमत स्तर में, कीमत में नहीं, कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि, केवल वृद्धि नहीं, निरंतर वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है। अब मैंने यहां एक शब्द बोला, कीमत स्तर। ये कीमत स्तर क्या चीज है? तो कीमत स्तर का मतलब एवरेज प्राइस, औसत कीमत। मैंने बोला कीमत स्तर बढ़ रहा है, इसका मतलब वस्तुओं की औसत कीमत बढ़ रही है। और अगर औसत बढ़ रहा है तो क्या इसका मतलब यह है कि हर एक चीज महंगी मिल रही हो आपको? नहीं है ना, कतई। इवन यह भी हो सकता है कि कुछ चीजें सस्ती हो रही हो, तभी भी मार्केट में इन्फ्लेशन हो सकता है। तो इन्फ्लेशन का मतलब यह कतई नहीं है कि आपको हर एक चीज महंगी मिले, बल्कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि वस्तुओं की औसत कीमत बढ़ रही है। आ रही है बात समझ में? और औसत कीमत को ही टेक्निकल लैंग्वेज में हमने क्या बोल दिया? कीमत स्तर। आया समझ में? क्लियर? देखिए, अब पहले मैं आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बता देता हूं कि इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या जा रहे हैं, फिर हम एक एक करके इन टॉपिक्स को लेंगे। सबसे पहले हम इन्फ्लेशन का मीनिंग देखेंगे कि मुद्रास्फीति है क्या। साथ ही साथ इन्फ्लेशन से रिलेटेड कुछ और छोटे छोटे शब्द हैं, उनका मतलब आपको आना चाहिए, लाइक डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, रिफ्लेशन। उसके बाद हम स्टडी करेंगे इन्फ्लेशन के प्रकार। कई तरीके का इन्फ्लेशन हो सकता है, जिसमें हम देखेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन। मतलब रेंगती हुई मुद्रास्फीति क्या है, घूमती हुई मुद्रास्फीति क्या है, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति क्या है, छलांग लगाती हुई मुद्रास्फीति क्या है, और अत्यंत मुद्रास्फीति क्या है। उसके बाद में हम बात करेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है, मांग प्रेरित और लागत जन्य मुद्रास्फीति क्या है। फिर हम बात करेंगे पार्शियल एंड फुल इन्फ्लेशन क्या है, आंशिक और फुल, पूर्ण।
फिर हम बात करेंगे खुली मुद्रास्फीति और दबी हुई मुद्रास्फीति क्या है, ओपन इन्फ्लेशन क्या है और सप्रेस्ड इन्फ्लेशन क्या है। फिर हम बात करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्पोर्डिक इन्फ्लेशन क्या है, व्यापक मुद्रास्फीति और छिटपुट मुद्रास्फीति का मतलब क्या है। फिर हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या है, संरचनात्मक मुद्रास्फीति क्या है। फिर हम बात करेंगे कोर इन्फ्लेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आजकल बहुत एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, कोर मुद्रास्फीति क्या है। फिर हम बात करेंगे बोटलनेक टोटी मुद्रास्फीति क्या है। फिर हम बात करेंगे स्टेगफ्लेशन और स्क्यूफ्लेशन क्या है, स्टेगफ्लेशन क्या है और स्क्यूफ्लेशन क्या है। इसी के साथ एक आजकल बहुत चल रहा है श्रिंकफ्लेशन क्या है, उसकी भी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इन्फ्लेशन के इफेक्ट, इन्फ्लेशन किसके लिए फायदेमंद है और किसके लिए नुकसानदायक है। फिर हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करेंगे साहब, जिसमें मेनली दो इंडेक्स हम पढ़ेंगे, एक WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI। फिर हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट औद्योगिक उत्पाद सूचकांक देखेंगे। फिर हम हाउसिंग प्राइस इंडेक्स देखेंगे। फिर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की चर्चा करेंगे। फिर बिजनेस सर्विस प्राइस इंडेक्स देखेंगे, फिलिप्स कर्व देखेंगे, मिजरी इंडेक्स देखेंगे, ऑक्युंस लॉ देखेंगे और लास्ट में देखेंगे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के क्या क्या उपाय हैं। ठीक है, यानी कि हम बिल्कुल जीरो से लेके टॉप तक इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो भी आइटम्स आ सकते हैं वो सारा कवर करने की कोशिश करेंगे। समझ में आई बात? चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फ्लेशन का मीनिंग, अर्थ, मुद्रास्फीति का अर्थ। ये जो भी स्लाइड्स हैं वो आपको मिल जाएगी नोट्स की फॉर्मेट में, ठीक है ना। लेकिन अभी कुछ चीजें आप लिख लें जो अपन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम मुद्रास्फीति क्या होती है उसकी चर्चा करें। देखो, वैसे तो हम देसी भाषा में बोले इन्फ्लेशन को, तो इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई। और मैं नहीं समझता कि कोई बंदा ऐसा होगा जो इस शब्द को ना जाने। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? महंगाई। और महंगाई तो बहुत पॉपुलर शब्द है, स्पेशली पीपली लाइव। पीपली लाइव ने इसको बहुत फेमस कर दिया। सुना है पीपली लाइव? देखिए, मूवी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई थी। सुना है किसी ने? बिल्कुल डायन की तरह काम करती है। सुना होगा तुमने, तुम मुस्कुरा रहे हो, पता है तुम्हें क्या सुना? अरे क्या सुना? सुनाओ दो लाइन। अरे बताओ, बहुत फेमस सॉन्ग था। हाँ, सखी सैया तो बहुत कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। तो बिल्कुल डायन की तरह काम करती है ये, ठीक है। लेकिन सिर्फ इस डेफिनेशन से हमारा काम नहीं चलेगा, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हमें लिखनी होगी। तो प्रॉपर डेफिनेशन लिखो। ए सस्टेन इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है। ए सस्टेन इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल इज नॉन एज इन्फ्लेशन। सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है। इधर से देख के लिखिए, ए सस्टेन इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल इज नॉन एज इन्फ्लेशन। सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है। लिख लिया? अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक कीमत स्तर क्या है, प्राइस लेवल। वही सही आ रही है क्या मेरी? आज भाई मेरे जुकाम है, 4-5 दिन से जुकाम में बैठा हुआ था मैं, आज बस आके क्लास ले रहा हूँ, है ना। आ रही है वही पीछे तक सही? ठीक है।
कीमत स्तर, प्राइस लेवल। प्राइस लेवल का मीनिंग लिखें। कीमत स्तर का मतलब है अर्थव्यवस्था में उत्पादित कुछ वस्तुओं और सेवाओं का भारित औसत वर्तमान मूल्य। द वेटेड एवरेज ऑफ करंट प्राइसेस ऑफ सम सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। कीमत स्तर का मतलब अर्थव्यवस्था में उत्पादित कुछ वस्तुओं और सेवाओं का भारित औसत। हालांकि ये शब्द भारित औसत कई ऐसे होंगे जिनको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा। आप में से कई होंगे जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है। स्टैटिस्टिक्स किसने पढ़ी है? सांख्यिकी। काफी लोग हैं, 7-8 लोग हैं। स्टैटिस्टिक्स में आप पढ़ते हैं कि जब हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज दो तरीके के होते हैं। एक होता है सिंपल एवरेज, एक होता है वेटेड एवरेज। एक सरल औसत और एक भारित औसत। क्या फर्क होता है? तुम बताओ, बताएगा कोई जिन्होंने हाथ खड़ा किया था? उसमें वेट लिया जाता है, बेस नहीं। वेटेड एवरेज का मतलब होता है कि हर एक कमोडिटी को आप अलग अलग वेट देते हो। अब मतलब समझो आप, इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो मैंने कुछ वस्तुएं और सेवाएं इकट्ठी की। अब कुछ वस्तुओं में ये मार्कर भी आ गया, ये बेंच भी आ गई, ये एसी भी आ गया, और आप जो चपाती और चावल खाते हो वो भी आ गए। समझ में आ रही बात? लेकिन इन सबकी इंपॉर्टेंस एक जैसी नहीं है आपके लिए। सबकी इंपॉर्टेंस अलग अलग है। एसी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चपाती और चावल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर सिंपली एवरेज निकाल दोगे तो बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि एसी की प्राइस थोड़ी सी भी बढ़ गई, क्योंकि जहां हजारों में आता है, 30-40 हजार का एसी आता होगा, वो थोड़ा सा भी बढ़ गया तो प्राइस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। और ये थोड़ा सा भी कम हो गया, गेहूं चावल 2 गुने 3 गुने प्राइस हो गए तो भी प्राइस लेवल नहीं बढ़ेगा अगर सिंपल एवरेज निकालोगे तो। समझ में आई बात? तो इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको ज्यादा वेट देकर एवरेज निकालना पड़ता है। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल और स्टैटिकल टर्म है। हमें देसी भाषा में क्या समझने की जरूरत है कि कीमत स्तर क्या है? औसत कीमत। सिंपल लैंग्वेज में औसत कीमत। समझ में आ रही नहीं बात? बस, तो चाहो तो ब्रैकेट में औसत कीमत शब्द लिख लो। क्लियर? अब देखो, एक शब्द होता है वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा का मूल्य। वैल्यू ऑफ मनी, शॉर्ट में मैं VOM लिख दूंगा इसको। मुद्रा के मूल्य का मतलब क्या है? तो इसका मतलब लिखो परचेजिंग पावर ऑफ मनी, मुद्रा की क्रय शक्ति। इसका मतलब होता है परचेजिंग पावर ऑफ मनी, मुद्रा की क्रय शक्ति। मतलब आप मुद्रा में कितनी चीजें खरीद सकते हो, यह मुद्रा की क्या है? क्रय शक्ति। आई बात समझ में? अब देखो, कीमत स्तर और मुद्रा का मूल्य, इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है ना, वो होता है विपरीत। विपरीत का मतलब, इसको मैं शॉर्ट में PL से लिख दूं, प्राइस लेवल। इसको शॉर्ट में
VOM से लिख दूं। विपरीत का मतलब है कि यदि प्राइस लेवल बढ़ता है तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगा, और अगर प्राइस लेवल कम होता है तो वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात ये? अगर प्राइस लेवल बढ़ता है तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगा, और अगर प्राइस लेवल कम होता है तो वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाएगा। क्लियर? नहीं आया ना समझ में? इधर से कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा। नहीं आया ना? नहीं आया। चलो देखो, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखो भाई, मान लो ये आप है, ठीक है, और ये उस टाइम की फोटो है जब आप 5वीं क्लास में पढ़ते थे। मान लेना, दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। जब आप 5वीं क्लास में पढ़ते थे तो आपको पॉकेट मनी के 10 रुपए मिलते थे, हैं? ज्यादा हो गए? अरे इतना दिल पे मत लो है। मान लो तो 10 पैसे मान लेते हैं हम, 10 रुपए। 10 रुपए मिलते थे। कहीं टेंशन करने लग जाओ, बोले सर आपको कैसे पता पड़ गया? तो इतना दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। मान लो जैसे ही देखो 10 रुपए का नोट मिला तो चप्पल पहनी तो पहनी, नहीं तो नहीं पहनी, दौड़ते दौड़ते जाते थे हम। कहाँ? लाला जी की दुकान पे। हर गली के नुक्कड़ पे होती है। लाला जी की दुकान पे जाकर वहां देखो चॉकलेट भी लेते थे हम, आइसक्रीम भी लेते थे, बिस्किट्स भी ले लेते थे, और भी कुछ खाते हो तो वो ले लेते थे, ठीक है। और इतना सब कुछ करने के बाद में 1-2 रुपए बचा भी लाते थे। ऐसा ही होता था उस टाइम। लेकिन आज वही 10 रुपए का नोट आपको दिया जाए और वही लाला जी के पास आप पहुंच जाए तो या तो चॉकलेट ही ले सकते हैं, या आइसक्रीम ही ले सकते हैं, या बिस्किट्स ही ले सकते हैं। सेविंग करना तो हो सकता है आपका टेस्ट चेंज हो गया, कुछ और लेना चाहते हो आप, वो भी ले सकते हो, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि पहले इस 10 रुपए में इतना परचेजिंग पावर था, इसकी क्रय शक्ति इतनी थी कि वो आपको तीनों चीजें खिला सकता था। समझ में आ रही क्या बात? और आज इस 10 रुपए का परचेजिंग पावर इतना कम हो गया कि वो आपको केवल एक ही चीज खिला सकता है, यानी कि मुद्रा का मूल्य, रुपए की क्रय शक्ति कम हो गई। समझ में आई बात? और इसी चीज को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि चॉकलेट, आइसक्रीम और बिस्किट की प्राइसेस बढ़ गई। समझ में आई बात? तो मैं बोलूं कि मुद्रा का मूल्य कम हो गया, या बोलूं चॉकलेट, आइसक्रीम और बिस्किट की प्राइसेस बढ़ गई, बात एक ही है। समझ में आई बात? तो कान चाहे इधर से पकड़ो या कान पकड़ना, तो आपका उद्देश्य मुद्रास्फीति को परिभाषित करना है, तो आप चाहे कीमत स्तर से परिभाषित करो या फिर मुद्रा के मूल्य से परिभाषित करो। कीमत स्तर से परिभाषित करोगे तो क्या बोलोगे? कीमत स्तर बढ़ रहा है। और वहीं मुद्रा के मूल्य से परिभाषित करना चाहोगे तो क्या बोलोगे? मुद्रा का मूल्य कम हो रहा है। समझ में आई बात? क्लियर? बना लो इसको।
फोटो से ही बनाना भाई अपने अपने। बना लिया। चलिए अब देखिए, हमने वर्ड पढ़ा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब हमने समझा इंक्रीज इन प्राइस लेवल और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ये थोड़ा मैं इंग्लिश में लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारे पास स्पेस थोड़ा लिमिटेड है। एक इसका जस्ट अपोजिट वर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में जस्ट रिवर्स प्रोसेस होगी, डिक्रीज इन प्राइस लेवल और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशन। हालांकि मैं हिंदी इसकी लिख रहा हूं, बट इन शब्दों को अंग्रेजी में ही याद रखें, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हिंदी में बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं ये। इसको कई मुद्रा संकुचन भी लिख देते हैं, कई अपस्फीति भी लिख देते हैं, ठीक है ना। बाकी इंग्लिश का शब्द आपको याद रखना चाहिए हमेशा, डिफ्लेशन। ये जो टेक्निकल शब्द है वो आपको इंग्लिश में भी पता होने चाहिए। आपको जो नोट्स मिलेंगे वो बाइलिंगुअल मिलेंगे, हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे, ठीक है ना। तो टेक्निकल शब्द है वो आपको इंग्लिश में पता होने चाहिए। अगर मैं डिफ्लेशन को परिभाषित करना चाहूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन प्राइस लेवल और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ मनी। अच्छा, अब आप मेरे को ये बताएं कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इन दोनों में से कौन सा अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, और क्यों? कौन बताना चाहेगा? इन्फ्लेशन क्रिएट्स जॉब, तो फिर टेंशन करने की जरूरत नहीं है, इन्फ्लेशन हो रहा है, हो रहा है, एक्सेस बेकार। और कोई? हाँ बोलो, इधर से कुछ बोलना चाह रहे थे कोई। हाँ बोलो बोलो। आकार, किसके आकार में वृद्धि भाई? अर्थव्यवस्था के आकार में वृद्धि किससे? इन्फ्लेशन से। ये कह रहे हैं कि साहब इन्फ्लेशन होना अच्छा है क्योंकि अर्थव्यवस्था के आकार में वृद्धि हो जाती है, ऐसा? आकार में तो अभी थोड़े दिनों पहले पता नहीं पहली पोजीशन में पहुंच गए हम। किसमें? मतलब चलो किसी मामले में तो हमने चाइना को पीछे छोड़ा नहीं। और बताओ, और कोई इधर से बता। अच्छा, डिफ्लेशन कौन बता रहा था? इधर से डिफ्लेशन भी बोला था किसने? हाँ बताओ कैसे।
मुद्रा का मूल्य कम तो उसमें होगा, इन्फ्लेशन में, इसमें तो बढ़ेगा, मतलब ज्यादा सामान खरीद पाओगे आप। हाँ, तो देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। और कोई? इन्फ्लेशन से एक्सपोर्ट ज्यादा क्यों होगा भाई, बताओ जरा। हाँ, एक्सपोर्ट आता नहीं, एक्सपोर्ट जाता है। देखो एक चीज तो है ना, आप लोग ये समझो कि इन्फ्लेशन जो है ना, वो हमारे घर की खेती है। तो बात बात पे आप इंटरनेशनल मार्केट में मत पहुंचा करो, इधर से भी बोल रहे थे कोई डॉलर के मुकाबले कम हो जाए वो इन्फ्लेशन, नहीं, वो एक एक्सचेंज रेट है, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। और इन्फ्लेशन का डायरेक्टली एक्सचेंज रेट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। इनडायरेक्टली तो चीजों को जोड़ लो तुम, बट डायरेक्टली नहीं। अगर आपके यहां इन्फ्लेशन हो रहा है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अमेरिका में भी इन्फ्लेशन हो रहा होगा या एक्सचेंज रेट में भी चेंज हो रहा होगा, ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। है क्या इन्फ्लेशन फार्मर के लिए, मतलब तुमने आइसोलेटेड कर दिया एक अर्थव्यवस्था में, फार्मर अलग और बिजनेसमैन अलग और ऐसा। तो खरीदेगा भी महंगी भाई, दूसरे प्रोडक्ट जो खरीदेगा वो भी तो महंगे मिलेंगे उसको। तो कृषि प्रधान के लिए भी तो खरीदेगा ना, वो इनपुट भी खरीदेगा ही ना, और फिर कमाई करके कुछ सामान भी खरीदेगा ही ना बाजार से। चलो अब इधर देखो, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इन दोनों में से इन्फ्लेशन इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव इंडिकेटर फॉर द इकोनॉमी। मुद्रास्फीति को अर्थव्यवस्था के लिए एक धनात्मक संकेतांक के रूप में देखा जाता है। अगर आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रहा है तो आपकी इकोनॉमी में अच्छा है, बट दैट शुड बी इन द लिमिट। और एक हेल्दी इन्फ्लेशन हर कोई अर्थशास्त्री अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करता है। आरबीआई इसको डिफाइन करना है 2 से 4% के बीच में रहना चाहिए। अगर आपकी अर्थव्यवस्था में 2 से 4% के बीच में इन्फ्लेशन चल रहा है तो ये एक हेल्दी इन्फ्लेशन है, ये आपकी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। ये इस चीज का इंडिकेशन है कि अर्थव्यवस्था में लोगों की इनकम बढ़ रही है। ये इस चीज को बताएगा कि लोग बाग अर्थव्यवस्था में डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर सुधर रहा है। समझ में आ रही बात? लेकिन एक लिमिट के बियॉन्ड खतरनाक हो जाता है। और डिफ्लेशन तो टोटली डेंजरस है। क्यों? क्योंकि डिफ्लेशन का मतलब क्या है? चीजें सस्ती हो रही है, यही हुआ ना मतलब। चीजें सस्ती हो रही है फिर भी कोई भी उसको नहीं खरीद रहा। क्यों? जेब में मनी भाई नहीं है, पैसा नहीं है, आप खरीद नहीं रहे, प्रोड्यूसर के पास स्टॉक बढ़ता चला जाएगा। वैल्यू ऑफ मनी तो ज्यादा है लेकिन पैसा होगा, मनी होगी तो ही तो वैल्यू ऑफ मनी होगी ना। प्रोड्यूसर के पास स्टॉक बढ़ता चला गया, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करना कम करेगा, लेबर को बाहर निकालेगा। लेबर जैसे ही बाहर निकला, पहले जेब में पैसा नहीं था, पैसा और भी कम हो गया, डिमांड और भी कम हुई, स्टॉक और भी ज्यादा हो गया। और ये मैकेनिज्म इस तरह से चलेगा कि पूरी की पूरी इकोनॉमी डिप्रेशन में चली जाएगी। समझ में आई बात? तो इसलिए डिफ्लेशन
ऑलवेज बी डेंजरस। तो वैसे तो दोनों ही खतरनाक है, लेकिन अगर इन दोनों में से पूछा जाए तो इन्फ्लेशन एक पॉजिटिव इंडिकेटर है एक सीमा तक। समझ में आई बात? लेकिन अब देखो दो शब्द और होते हैं इसमें। एक होता है डिसइन्फ्लेशन। वर्ड सुना है कभी डिसइन्फ्लेशन? जब इन्फ्लेशन एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो गवर्नमेंट थ्रू फिस्कल पॉलिसी, सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से, एंड आरबीआई थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, और आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से इस इन्फ्लेशन का एनकाउंटर करने की कोशिश करते हैं, इसको दूर करने की कोशिश करते हैं, और फिर जानबूझकर प्राइस लेवल को कम कर देते हैं। तो उसे क्या बोल देते हैं? डिसइन्फ्लेशन। समझ में आई क्या बात? और जब डिफ्लेशन हो रहा हो तो सरकार राजकोषीय नीति के द्वारा और आरबीआई मौद्रिक नीति के द्वारा उसे दूर करने की कोशिश करेंगे और जानबूझकर प्राइस लेवल को बढ़ा देंगे। उस सिचुएशन को बोला जाता है रिफ्लेशन। आया समझ में? यानी कि इन्फ्लेशन और रिफ्लेशन इन दोनों का मीनिंग एक ही है। दोनों में क्या होगा? प्राइस लेवल बढ़ेगा और वैल्यू ऑफ मनी कम होगी। इसी तरह डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन का मतलब एक ही है। दोनों में क्या होगा? प्राइस लेवल कम हो जाएगा और वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाएगी। समझ में आई बात? तो फिर अंतर क्या हुआ भाई? अंतर ये हुआ कि ये दोनों जो होंगे ये होते हैं भाई मार्केट फोर्सेस, बाजार क्रियाओं द्वारा, बाजार क्रियाओं द्वारा। जहां वर्ड आ गया बाजार क्रिया, बाजार क्रिया का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई की वजह से इन्फ्लेशन होगा या डिफ्लेशन होगा। समझ में आ रही बात? लेकिन इन्फ्लेशन को दूर करने के लिए जानबूझकर प्राइस लेवल को कम किया तो वो क्या हो जाएगा? डिसइन्फ्लेशन। और जानबूझकर प्राइस लेवल को बढ़ाया तो रिफ्लेशन। तो ये दोनों किससे होंगे? बाई गवर्नमेंट या फिर आरबीआई पॉलिसीज, सरकार या आरबीआई की नीतियों द्वारा। अब इन शब्दों को आप इंग्लिश में ही याद रखना, कोशिश यही करना, वरना कई इसको विस्फीति और इसको संस्फीति बोल देते हैं, कई इसको संस्फीति लिख देते हैं, इसको विस्फीति लिख देते हैं। ये हिंदी में कंफ्यूजन चलता ही रहता है। हिंदी की वजह से आपका ये क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है, इसलिए मैंने इनके नीचे हिंदी लिखी नहीं है। ठीक है ना? ये दोनों शब्द आपको इंग्लिश में ही पता होने चाहिए। क्लियर? समझ में आई बात? एक बार बना लो इस फ्लो चार्ट, फिर देखते हैं कितना समझ में आया आपको।
लिख लिया भाई? देखो, इसको टेबल की फॉर्मेट में लिख रखा है आपके नोट्स में, आपको इस तरह से मिलेगा। मुद्रास्फीति में क्या होगा? कीमत स्तर बढ़ जाएगा, मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा, लेकिन किसकी वजह से? बाजार शक्तियों द्वारा, ठीक है ना। डिफ्लेशन में क्या होगा? कीमत स्तर में कमी होगी, मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होगी, किसके द्वारा? मार्केट फोर्सेस द्वारा। वहीं डिसइंफ्लेशन, प्राइस लेवल कम हो जाएगा, वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाएगा, लेकिन सरकार या आरबीआई की नीतियों द्वारा। और वहीं रिफ्लेशन में प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाएगी, लेकिन सरकार और आरबीआई की नीतियों द्वारा। तो ये टेबल मिलेगी आपको नोट्स में, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कितना समझ में आया, देखते हैं आप लोगों को। देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है, एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है और उसका आंसर में आंसर लिख रखा है बस, ठीक है ना। अब आगे क्या आएगा वो आपको बताना है। अब क्योंकि मैं इसलिए बोल नहीं रहा, क्वेश्चन एग्जाम में आपको ही पढ़ना है क्वेश्चन, इसलिए खुद पढ़ो और समझो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर सॉल्व करते हैं हम इसको। बताएं ऑप्शन ए, कितने लोग बता रहे हैं ए? 1, केवल एक। ऑप्शन बी, वेरी गुड वेरी गुड, मैक्सिमम लगभग 45 के आसपास। सी भी बता रहा है कोई? डी भी बता रहा है? नहीं, सही आंसर है ऑप्शन बी। तुम देखो तुमसे गड़बड़ कहाँ हुई, क्वेश्चन पढ़ने में गड़बड़ हुई है। क्वेश्चन कह रहा है ए सिचुएशन इन विच वैल्यू ऑफ मनी इज राइजिंग, मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है, दैट इज प्राइसेस आर फॉलिंग, कीमतें कम हो रही है, क्या हो जाएगा? डिफ्लेशन। अब अगर इसी क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज करके वो इस तरीके से लिख देता कि मुद्रा का मूल्य घट रहा है और प्राइस लेवल, तो इन्फ्लेशन हो जाता। पर क्योंकि सब इन्फ्लेशन की डेफिनेशन याद करके जाते हैं, तो इसलिए इन्फ्लेशन की डेफिनेशन नहीं लिखी एग्जाम में, ठीक है ना। डी क्यों? अच्छा, ये कह रहे हैं कि साहब डिसइन्फ्लेशन भी। डिसइन्फ्लेशन कब हो सकता? जब यहां पे गिर रही है की जगह ऐसे लिखा होता कीमतें सरकार द्वारा गिराई जा रही है या आरबीआई द्वारा गिराई जा रही है, तब डी हो जाता। समझ में आई बात? अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहा ना पॉलिसी, तो आप मार्केट फोर्स ही मान के चलेंगे उसमें, अपने आप। अपने आप का मतलब डिमांड और सप्लाई। चलो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है कोई ऑप्शन आपके समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन आप आंसर तक पहुंच जाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो। सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें। सबको करना, एक बार सबको करना। थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में हमें ऐसे शब्द मिलते हैं हमने नहीं सुने, लेकिन ऐसे शब्द मिलते हैं, हमें घबराना नहीं है। एक बार पूरा सॉल्व करने की कोशिश करें, आप आंसर तक जरूर पहुंच जाएंगे।
बताएं भाई, ऑप्शन ए, बी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9, ऑप्शन सी लगभग 25, ऑप्शन डी नहीं। चलो देखो, रिफ्लेशन, पहले तो रिफ्लेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए। रिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? प्राइस राइज जानबूझकर, यानी कि मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति के द्वारा प्राइस लेवल बढ़ेगा, या तो मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा या फिर फिस्कल पॉलिसी के द्वारा, मतलब आरबीआई के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा। ठीक है ना, यही है। अब देख लो ऑप्शन, इनमें तो कोई किसी ने बताया नहीं तो कोई मतलब नहीं है। अब मान लो ये बिजनेस साइकिल, कोई ऐसा शब्द आते हैं आप अगला ऑप्शन पढ़ो ही नहीं, तो ऐसा नहीं करना हमें। बिजनेस साइकिल मान लो नहीं आता आपको, क्या होता है? व्यापार चक्र, कोई बात नहीं आता तो एक बार के लिए आपको सारे ऑप्शन पढ़ने चाहिए। बी ऑप्शन है, डिफ्लेशन डेलिबरेटली अंडरटेकन टू रिलीव इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को दूर करने के लिए जानबूझकर किया गया डिफ्लेशन। तो ये तो क्या हो गया? डिसइन्फ्लेशन हो गया ना, ये तो डिसइन्फ्लेशन हो गया, रिफ्लेशन थोड़ी हुआ। सी ऑप्शन है, इन्फ्लेशन डेलिबरेटली अंडरटेकन टू रिलीव ए डिप्रेशन, मंदी चल रही है, अवसाद चल रहा है, अवसाद लिख रखा हो ना, अवसाद को दूर करने के लिए जानबूझकर की गई मुद्रास्फीति। ये ऑप्शन हो जाएगा, आंसर विल बी सी। समझ में आया जिन्होंने बी बताया? बताएं भाई, ये समझ में आया? बी ऑप्शन किसका होता? जब डिसइन्फ्लेशन लिखा होता। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रकार। देखो, अवसाद का मतलब है कि आपकी इकोनॉमी बिल्कुल निष्प्राण हो चुकी है, अर्थव्यवस्था में कोई दमी नहीं बची, मंदी का दौर चल रहा है इकोनॉमी के अंदर, उस फेज को बोलते हैं डिप्रेशन। बिल्कुल बॉटम पे चली जाती है इकोनॉमी। अब बॉटम पे जा रही है, इसका मतलब चीजें सस्ती पे सस्ती होती जा रही है, कोई खरीद नहीं रहा फिर भी। ठीक है ना। तो उसको दूर करने के लिए जानबूझकर आपको इन्फ्लेशन करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब लिखो मुद्रास्फीति के प्रकार। देखो, अलग अलग आधार पे हम मुद्रास्फीति को अलग अलग तरीके से वर्गीकृत करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मुद्रास्फीति की दर के आधार पर। अब देखो, मुद्रास्फीति की दर के आधार पर हम देखें तो आपको ये याद कैसे रखनी है। देखो, सबसे कम इन्फ्लेशन जो होगा दैट वुड बी क्रीपिंग, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। उसके बाद में वॉकिंग, चलती हुई मुद्रास्फीति। उसके बाद में रनिंग, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। उसके बाद में गैलोपिंग, छलांग लगाती हुई मुद्रास्फीति। और उसके बाद में होगी हाइपर। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्डर ही ध्यान में रखना है बस। तो सबसे कम होगी रेंगती हुई, उससे बाद में वॉकिंग, फिर उसके बाद रनिंग, फिर उसके बाद गैलोपिंग। समझ में आई बात? अब किसको हम क्रीपिंग बोलेंगे, किसको वॉकिंग बोलेंगे, किसको रनिंग बोलेंगे, किसको गैलोपिंग बोलेंगे, इसके बारे में अर्थशास्त्री एकमत्य है ही नहीं। समझ में आ रही है? बिकॉज इट इज नॉट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में तो क्या है, आप किसी से भी पूछो 2 + 2 कितना होता है, सबका आंसर 4 ही आएगा। ठीक है ना। लेकिन ये मैथमेटिक्स नहीं है। अब किसको हम क्रीपिंग कहेंगे? मेरे अकॉर्डिंग क्रीपिंग कुछ अलग हो सकता है, किसी दूसरे अर्थशास्त्री के अकॉर्डिंग अलग हो सकता है। समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अर्थशास्त्रियों के बारे में एक कहावत चलती है, आप लोगों ने सुना होगा। मान लो
कुछ अर्थशास्त्रियों को एक साथ बिठा दिया जाए और एक प्रॉब्लम पे डिस्कशन करने को दे दिया जाए और वो सारे के सारे डिस्कशन करने के बाद में एक ही कंक्लूजन पर पहुंच जाएं। जैसे मान लीजिए अभी सरकार की कोई स्कीम, जैसे नरेगा ही ले लो आप, नरेगा के बारे में डिस्कस करने के लिए 5 अर्थशास्त्रियों को बिठा दिया और यह निष्कर्ष निकालने के लिए बोला गया कि ये सही है या गलत है, ये बताइए आप। और पांचों के पांचों मिलकर अगर एक निष्कर्ष पे पहुंच गए तो इसका मतलब सिर्फ एक ही होता है, क्या? दैट दे आर नॉट इकोनॉमिस्ट। वो अर्थशास्त्री है ही नहीं, क्योंकि अर्थशास्त्री कभी भी एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते हैं। हर किसी अर्थशास्त्री का व्यू अपना अलग अलग होता है। समझ में आ रही बात? क्यों? बिकॉज दे यूज देयर खोपड़ी, और जब खोपड़ी यूज में लेंगे तो आप कभी भी किसी से ऐसे ही एग्री नहीं हो सकते। आप और कहीं तो छोड़ो, अपनी फैमिली के अंदर ही ले लो। अगर आपके बड़े कुछ बोलते हैं और आप एग्री हो जाते हो तुरंत ही, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप तुरंत ही एग्री हो गए तो उसमें क्या किया आपने? अपनी खोपड़ी को यूज में नहीं लिया ना। वो ऊपर बड़ों ने बोला, हमने वाद विवाद तो कुछ नहीं किया ना हमने। लेकिन जैसे आप अपनी खोपड़ी यूज लेना शुरू करोगे तो वाद विवाद बढ़ते चले जाएंगे, बहुत सारे विचार निकलने लगेंगे। आप लॉजिक दोगे बकायदा, जो जितना ज्यादा लॉजिक देगा इसका मतलब वो उतनी ज्यादा खोपड़ी को यूज कर रहा है, उतना ही विवाद बढ़ता चला जाएगा। होता है ना ऐसा। इकोनॉमिक्स के साथ भी यही समस्या है। इकोनॉमिक्स क्या करते हैं? अपनी खोपड़ी को यूज में लेते हैं और जैसे ही खोपड़ी यूज में ली, वाद विवाद बढ़ते चले जाते हैं। सेम टॉपिक पे एक अर्थशास्त्री कुछ अलग बात बोल सकता है और उसी टॉपिक पे दूसरा अर्थशास्त्री अलग बात। नोटबंदी अच्छी थी या नहीं थी, इसी पे अर्थशास्त्री अलग अलग विचार देंगे। समझ में आ रही बात? तो इसलिए इकोनॉमिक्स क्या है? एक मैथमेटिक्स नहीं है, मैथ्स में सब एक जैसा आंसर दें। समझ में आ रही बात? तो हमें चीजों की अंडरस्टैंडिंग करनी है, इसके पीछे लॉजिक हर किसी के अलग अलग तरीके के। हमें जिस तरीके से एग्जाम में पूछा जाना है ना, बस उस तरीके से समझना है। अब कई कहते हैं क्रीपिंग, बोले साहब 1% से नीचे नीचे क्रीपिंग रख लो। कई कहते हैं नहीं 2 से 4% तक क्रीपिंग रख लो। कई कहते हैं नहीं 5 तक भी रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही है क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आपको वहां फंसना नहीं है कि साहब उस बुक में तो 1% दे रखा है और उसमें 5% दे रखा है और उसमें 3% दे रखा है। समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्योंकि वो परसेंटेज आपके नहीं पूछा जाएगा। क्यों? मैथमेटिक्स तो है नहीं, तो डायरेक्ट वैसा पूछा जाए। क्लियर? आपको ये ऑर्डर ध्यान में रखना है कि क्रीपिंग है, उसके बाद वॉकिंग है, फिर रनिंग है और फिर गैलोपिंग है। क्लियर? तो देखो, अगर मैं क्रीपिंग की बात करूं तो एक थंब रूल के हिसाब से जो मैक्सिमम अर्थशास्त्री फॉलो करते हैं वो है 3%। बट नियम मत समझना, ध्यान रखना। हो सकता है आप कोई मार्केट में बुक पढ़ो तो उसमें 2% लिखा हुआ हो, कईयों में 5% भी लिखा हुआ हो सकता है। तो ये मैथमेटिक्स नहीं है। क्लियर? ऐसे ही वॉकिंग क्या मानते हैं? जब एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितनी हो, 3 से 5% के बीच में। रनिंग क्या मानते हैं? जब एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% से 10% के बीच में। गैलोपिंग कब मानते हैं? जब एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से ऊपर निकल जाए। तो ये तो परसेंटेज के क्राइटेरिया में है। ठीक है? और सबसे टॉप पे कौन होता है? हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? जब प्राइसेस बिल्कुल स्काई रॉकेट की तरह, जैसे रॉकेट बगता है ना आसमान में, उस तरीके से छलांग लगाएं एकदम। और आप देखो मंथली, ये तो क्या था? एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। मंथली 50% और उससे ज्यादा प्राइसेस बढ़ जाए एक महीने के अंदर ही, तो हम उस सिचुएशन को बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। यानी कि ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें लोग बाग बोरा भर के पैसा लेके जाते हैं
और जेब भर के सामान लेके आते हैं, उस सिचुएशन को बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। ज्यादा लंबे टाइम तक टिक गया तो लोगों का विश्वास उस देश की करेंसी पे से उठने लग जाता है, ट्रांजैक्शन दूसरे देश की करेंसी में होने लग जाते हैं, या कमोडिटी के बदले कमोडिटी पे ट्रांजैक्शन होने लग जाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उस देश की करेंसी बचती नहीं है, वो दूसरी करेंसी के अंदर अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने लग जाते हैं। उस सिचुएशन को बोलते हैं हम हाइपर इन्फ्लेशन। क्या कभी ऐसा हुआ है? हुआ है। ऐसा जनरली जब कोई क्रिटिकल क्राइसिस चल रहा हो तब होता है। मेनली वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ऐसा खूब देखने को मिला, और इसके अलावा अभी हम देखेंगे 2010 में वेनेजुएला में भी हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिला। 2000 के दशक में जिम्बाब्वे में भी ऐसा देखने को मिला। 1920 के दशक में जर्मनी में भी ऐसा देखने को मिला। लेटेस्ट एग्जांपल तो हमारा वेनेजुएला है। देखा होगा, अगर आपको याद हो तो 2010 के आसपास की पिक्चर वेनेजुएला की, कि वेनेजुएला की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसका रीजन क्या था? है कोई किसी को आइडिया? हाँ, देखो वेनेजुएला क्या है कि ये एक ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है। इसकी पूरी इकोनॉमी तेल के निर्यात पर डिपेंड करती है, और ये सबसे ज्यादा तेल निर्यात किसको करता था? अमेरिका को। अमेरिका ने इससे तेल लेना बंद कर दिया, वहां तेल का सब्स्टिट्यूट उन्होंने खोज लिया। तो आप देखो इसकी अर्निंग के सारे सोर्सेज बंद हो गए। समय रहते इसने अपनी अर्निंग का कोई दूसरा सोर्स जनरेट नहीं किया, और वही नेचुरल रिसोर्सेज पे अपनी डिपेंडेंसी बनाए रखी। तो जैसे ही अमेरिका ने खरीदना बंद किया, इनकी इकोनॉमी की हालत बहुत खराब हो गई। इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई थी वहां पे कि आप ये मान के चलो, ये एक मार्कर 50,000 रुपए का मार्कर मिल रहा था। लोग बाग कचरे के ढेर में से सब्जियां बीन बीन के ले जाते थे बनाने के लिए। ये कंडीशन थी। अगर आपने उस टाइम की फोटोज देखी हो 2010-11 के आसपास की वेनेजुएला की, ये कंडीशन थी। इंटरनेट में मिल जाएगी आपको फोटोज। तो ऐसा वेनेजुएला में देखने को मिला। क्लियर? समझ में आई बात? बना लो इसको। आप लोगों को भाई बीच में अगर किसी को भी कोई दिक्कत आए ना टॉपिक में, वो पूछ लिया करो, क्योंकि आप में से कोई ऐसे बीच में कोई पूछ नहीं रहा, तो मैं यही मान के चल रहा हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। ठीक है ना?
ऐसे मत सोचा करो कि साहब मैंने पूछ लिया तो कोई क्या सोचेगा, पड़ोसी क्या सोचेगा। अरे सोच लेगा, क्या फर्क पड़ता है उससे। क्लास में आप सीखोगे तब जब बेशर्म होके बैठोगे, क्योंकि अगर अभी आप दूसरों के बारे में सोचोगे तो फिर आपके बारे में सोचने वाला कोई नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसलिए जहां भी दिक्कत आए तुरंत पूछो। इंग्लिश मीडियम के कितने आप में से, इंग्लिश मीडियम के? बस, बाकी सब हिंदी के। तो हिंदी वालों के लिए फायदा यह है कि बाइलिंगुअल है चीजें, एक बहुत बड़ा फायदा है। वरना मान के चलो कि हर एग्जाम में लगभग 3-4 क्वेश्चन तो इसलिए गलत हो जाते हैं कि हम उनकी इंग्लिश नहीं देख पाते, और हिंदी में है ना शब्द गड़बड़ा जाते हैं। नहीं, मैं ठेठ सरकारी स्कूल से हूँ, मैंने भी हिंदी में ही की है। आप, ये एक एक्सक्यूज होता है हमारे लिए कि हमने हिंदी में पढ़ा है तो हम अंग्रेजी सीख ही नहीं सकते। मैंने भी बिल्कुल सरकारी स्कूल से किया है, हर चीज़ सरकारी स्कूल से की है, 5वीं क्लास से अंग्रेजी पढ़े हैं। ये दोनों मिक्स हो गई, इसलिए ढंग से कुछ नहीं आती ना, तो हिंदी आती ना इंग्लिश आती। नहीं नहीं नहीं, ये प्रॉब्लम ही है, हमें हिंदी भी ढंग से नहीं आती। आप सोचो कि आपको हिंदी ढंग से आती है, तो नहीं आती है आपको हिंदी। इंग्लिश वैसे आप जरूरी नहीं कि लैंग्वेज, पर वर्ड्स आपको इंग्लिश जरूर आने चाहिए, वर्ड्स का आना जरूरी है। अब देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। आप परसेंटेज पता नहीं है आपको तो भी आप उनको कर सकते हो। जैसे ये देखिए, इस तरह से पूछे जाएंगे। रेट नहीं देगा वो लैंग्वेज में ही लिखेगा बस। बताए ऑप्शन ए, बी, वेरी गुड, सारे ही बता रहे लगभग। सी भी बताएगा कोई? डी, वेरी गुड, ऑप्शन बी विल बी राइट। क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि हल्की दर से लगातार, मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी में ही पढ़ूंगा ना, सारे आप अधिकतर हिंदी मीडियम के, बढ़ता रहा है तो यह कहा जाएगा, तो रेंगती हुई मुद्रास्फीति। क्योंकि सरपट और अति मुद्रा, अब अति हिंदी हमें समझ में नहीं आती तो इंग्लिश में देख लो हाइपर, इन दोनों में तो तेज होगी इन्फ्लेशन रेट। तो इन ऑप्शन में से केवल रेंगती हुई सही है हमारे सामने। ए, बी, सी, वेरी गुड वेरी गुड, सभी आई पर बता रहे। समझाने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं समझता। चलिए अब हम बात करते हैं कारण के आधार पर। कारण के आधार पर मुद्रास्फीति दो तरीके की हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज। कारण के आधार पर मुद्रास्फीति दो तरीके की हो जाएगी। एक हो जाएगी डिमांड पुल, मांग प्रेरित। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जामिनर का भी फेवरेट है। वो अगर मुद्रास्फीति के प्रकार पूछता है तो यहां से सबसे ज्यादा चांस होते हैं कि वो पूछे। और दूसरा है कॉस्ट पुश, लागत जन्य। ध्यान रखना, डिमांड के साथ पुल शब्द है, कॉस्ट के साथ पुश शब्द है, क्योंकि मांग प्रेरित करती है प्राइस बढ़ाने को और कॉस्ट पुश करती है, आगे धकेलती है उसको कि कॉस्ट ज्यादा आई तो प्राइस बढ़ जाए। अब देखो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या है।
अगर इकोनॉमी के अंदर डिमांड बढ़ गई इसलिए प्राइस बढ़ गई तो उसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कह देंगे। और थोड़ा टेक्निकल तरीके से मैं लिखना चाहूं तो जब आपकी एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई को सुपरसीड कर जाए, समग्र मांग जब समग्र पूर्ति से अधिक हो जाए, एडी का मतलब है समग्र मांग और एएस का मतलब है समग्र पूर्ति। और कितने लोग हैं जिनको लेस देन ग्रेटर देन में कंफ्यूजन है? हाथ खड़े करो ईमानदारी से। तुम्हें कंफ्यूजन है लेस देन ग्रेटर देन में? मैं डेफिनेशन तो मैं बताऊंगा अभी, वो तो मैंने नहीं बोलता है अभी। अभी तो मैंने केवल फुल फॉर्म लिखी है, वो तो मैं समग्र मांग की भी बताऊंगा, समग्र पूर्ति की भी बताऊंगा। मैं पूछ रहा हूँ ये लेस देन ग्रेटर देन है, इसमें किसी को कंफ्यूजन है? नहीं है ना? किसी को भी बता देना भाई, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। वो रहता है कईयों को कंफ्यूजन, है कंफ्यूजन? नहीं है ना? तुम बताओ भाई बड़ा कौन है इसमें, एडी बड़ा है कि एस? एडी बड़ा है। मतलब जब समग्र मांग ज्यादा हो जाए समग्र पूर्ति से तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया। ठीक है। दूसरी तरफ अभी हम समझ रहे हैं, इनका मतलब समझ रहे हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब अगर कॉस्ट बढ़ गई इसलिए प्राइस बढ़ गई, यहां सी का मतलब है लागत, कॉस्ट, तो वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। और टेक्निकल अंदाज में मैं बोलूं कि जब आपकी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम रह जाती है, यानी कि जो कॉस्ट होती है वो पार्ट होती है सप्लाई का और जो डिमांड होती है वो पार्ट होती है एग्रीगेट डिमांड का। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एग्रीगेट डिमांड क्या चीज है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ढंग से समझना। व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? समग्र मांग किसे कहते हैं? आप में है कोई अर्थशास्त्र का विद्वान, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का बंदा हो, पढ़ी हो ग्रेजुएशन में? है कोई पढ़ा है एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमिक्स में? क्या होती है? ध्यान नहीं है। और कोई है जिसने पढ़ी भी हो और ध्यान भी हो? कोई नहीं। एक वस्तु की अलग अलग डिमांड को जोड़ने पर उस वस्तु की एग्रीगेट। एक प्रोडक्ट की तो हुई वो, तो एग्रीगेट डिमांड किसी एक प्रोडक्ट की होती है, पूरी इकोनॉमी की होती है। मतलब इस मार्कर की होगी, या मार्कर, बोर्ड, डेस्क, ये एसी, पंखा, बेंच वेंच सब की होगी एग्रीगेट डिमांड। मेरा क्वेश्चन आ रहा है समझ में तुम्हें? भाई एक तो क्या होगी कि पूरी अर्थव्यवस्था में मार्कर की डिमांड क्या है, तो वो एग्रीगेट डिमांड है। या पूरी अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं की डिमांड क्या है, वो एग्रीगेट डिमांड। पर्टिकुलर चीज की। इकोनॉमिक्स रही है तुम्हारे पास ग्रेजुएशन में? इकोनॉमिक्स रही है ग्रेजुएशन में? नहीं। चलो चलो समझो, देखो इकोनॉमिक्स रही होगी वो भी नहीं समझ पाए होंगे क्योंकि हम ऐसे ही पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में, कोई मतलब नहीं है। देखो पहली चीज तो ये समझो, ये इसको ढंग से समझना है ना, मैं थोड़ा इकोनॉमिक्स अंदाज में समझा रहा हूं लेकिन ढंग से समझ में आएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका उससे, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स के साथ ये थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि जो इंडियन इकोनॉमी पढ़ाता है उसको इकोनॉमिक्स ढंग से समझ में नहीं आती, और जो इकोनॉमिक्स ढंग से पढ़ाता है उसको इंडियन इकोनॉमी नहीं समझ में आती। बहुत कम होते हैं जो दोनों का मिक्स करके पढ़ा सकते हैं। इकोनॉमिक्स में
मैं एक मार्कर की डिमांड कर रहा हूं, इसका कोई मतलब नहीं है, बल्कि मैं इस मार्कर की डिमांड के लिए 50 रुपए खर्च कर रहा हूं, इससे मतलब है। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? इकोनॉमिक्स में एक प्रोड्यूसर एक एसी को बेच रहा है, उससे मतलब नहीं है, वो 50,000 रुपए का सामान बेच रहा है, उससे मतलब है इकोनॉमिक्स को। समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मॉनेटरी टर्म्स में चलती है इकोनॉमिक्स। एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल में कुछ नहीं होती, बल्कि ये होता है आपका एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, प्रत्याशित व्यय। अर्थव्यवस्था में लोग बाग कितना खर्च करने जा रहे हैं, ये समग्र मांग होती है। अच्छा, वो किसी पे भी खर्च करें, यानी किसी की भी डिमांड कर रहे हो वो, यानी कि पूरी इकोनॉमी के अंदर सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या है। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? एक इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि इसी के आधार पर प्रोड्यूसर ये तय करता है कि उसको सप्लाई कितनी करनी है। जो समग्र मांग होती है वो हमेशा क्या होती है? प्रत्याशित। इस साल अर्थव्यवस्था में लोग बाग लगभग इतना खर्च करेंगे, यही क्या है? समग्र मांग। अब थोड़ा सा मैं इसको और ढंग से बोलूं तो अर्थव्यवस्था में समग्र मांग होती है C+I+G। आप लोग ऐसे ही समझे, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है समझने में, लेकिन एक बार समझ में आ गई ना तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपके कोई से। यहां C का मतलब होता है उपभोग व्यय। अर्थव्यवस्था में आप उपभोग कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, उपभोग पर कितना खर्च कर रहे हो उससे मतलब है। आपने 4 चपाती खाई उससे मतलब नहीं है, आपने 20 रुपए का आटा खरीदा और उससे चपाती बनाई उससे मतलब है। समझ में आ रही है क्या बात? तो सी का मतलब क्या होता है? हमेशा उपभोग व्यय। शॉर्ट में उपभोग लिख देते हैं हम। उपभोग का मतलब फिजिकल टर्म में नहीं, कभी भी मॉनेटरी टर्म्स में उपभोग व्यय। आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, निवेश व्यय। और जी का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय। आया समझ में? तीनों शब्द समझ में आए? अब ध्यान से सुनना। इन तीनों के बढ़ने की वजह से अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो कौन सा इन्फ्लेशन? कौन सा इन्फ्लेशन? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सीधा सा कॉन्सेप्ट। मैंने बोल दिया सरकार का खर्चा बढ़ गया इसलिए इन्फ्लेशन हो गया, बताओ कौन सा इन्फ्लेशन हुआ? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मैंने बोला कि अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट बढ़ गया इसलिए इन्फ्लेशन हो गया, कौन सा इन्फ्लेशन होगा? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन के 3 एलिमेंट है डिमांड के, इन तीनों में से कुछ भी बढ़ने से इन्फ्लेशन होगा, डिमांड पुल। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। मतलब क्वेश्चन पढ़ते आप डायरेक्ट ये देखें क्या इन तीनों में से कोई बढ़ रहा है, अगर इन तीनों में से कोई भी बढ़ रहा हो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया। आ गया समझ में? क्लियर? कोई कंफ्यूजन? समझ में आई बात? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होगा? जब आपकी कॉस्ट बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ रही हो, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया। समझ में आई बात? अब मैं कुछ आपके सामने एग्जाम्पल बोल रहा हूं, आप लोग उन एग्जाम्पल को सुनकर मेरे को ये बताना कि वो डिमांड पुल का एग्जाम्पल है या कॉस्ट पुश का है। ठीक है? मान लो इस बार सरकार अपना लास्ट बजट लेके आने वाली है, कितनी तारीख को ला रही है? 8 फरवरी को। और क्योंकि लास्ट बजट है तो आप मान के चलो कि लोक लुभावन होना ही है बजट। मान लो इस बार सरकार अनाउंस कर दे जितने भी बेरोजगार हैं उन सब बेरोजगारों को 10,000 रुपए मंथली बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और उस वजह से इन्फ्लेशन हो जाए। तो कैसा इन्फ्लेशन हुआ ये?
डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से हो रहा है ना। मान लो इस बार जैसे सर्दियां भी बहुत लेट स्टार्ट हुई, अब लग रहा है कि सर्दियां चल रही है, मतलब जब जाने का टाइम आ गया तब तो आ रही है ना। तो मान लो इस बार लकीली मानसून भी थोड़ा सा नाराज हो जाए, और हमारे राजस्थान में तो मेनली मानसून डिपेंडेंसी रहती है, ठीक है ना। तो मानसून सही नहीं आया, उससे एग्रीकल्चर क्रॉप ढंग से प्रोड्यूस नहीं हो पाई, इससे इन्फ्लेशन हो गया। कैसा इन्फ्लेशन होगा? लागत जन्य। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा वो महंगा हो जाएगा, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी ना भाई। कम पैदा होगा तो महंगा बिकेगा रॉ मटेरियल। समझ में आई बात? बताओ, अभी लेबर यूनियन वाले स्ट्राइक कर दें और स्ट्राइक करके अपनी मिनिमम वेज को बढ़वा लें सरकार से और कह दें कि 250 रुपए या 300 रुपए, 300 रुपए पर डे से कम कोई भी लेबर अब में से काम नहीं करेगा, और इस वजह से इन्फ्लेशन हो गया। तो कौन सा इन्फ्लेशन? कॉस्ट पुश। क्योंकि लेबर भी किसका पार्ट? कॉस्ट का पार्ट है भाई। मजदूरी इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट। तो समझ में आ रहा है आपको कि कौन सा डिमांड पुल में जाएगा और कौन सा कॉस्ट पुश में जाएगा। एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है ये इन्फ्लेशन का, कि अगर वो कारण में से क्वेश्चन बनाएगा तो डिमांड पुल और कॉस्ट पुश में से ही बनाएगा। ठीक है, एक बार लिख लो इसको, फिर एक आध क्वेश्चन करते हैं पर स्लाइड में। हाँ, उपभोग व्यय। उपभोग व्यय का मतलब होता है कि दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो आपकी इनकम कितनी है, और एक आपको खर्च करने की प्रवृत्ति कैसी है। ठीक है ना, जिसको हम इकोनॉमिक्स में टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब मान लो आपकी एमपीसी 0.8 है, मतलब आपकी इनकम 100 रुपए, तो आप 80 रुपए तो खर्च करोगे। तो 80 रुपए क्या है? उपभोग व्यय। ठीक है ना। उपभोग व्यय भी दो तरीके का होता है, एक होता है ऑटोनोमस और एक होता है इंड्यूस। अब वो थोड़ा सा आगे हम टेक्निकल में चले जाएंगे। ऑटोनोमस का मतलब चाहे आपकी इनकम जीरो हो तो भी कुछ ना कुछ तो खर्च करोगे ही आप। भाई आपकी इनकम चाहे जीरो हो, लेकिन जीने के लिए कुछ खाना पीना तो पड़ेगा ही ना कुछ तो आपको अर्थव्यवस्था में खर्च करना ही पड़ेगा। वो एक अलग बात है, बोले सर आप जानते नहीं हो हमें, है ना, वो क्षमताओं की बात नहीं करेंगे हम, बाकी कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ेगा, तो वो आपका उपभोग व्यय है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब पूरी इकोनॉमी की। हाँ हो जाए, लेकिन पूरी इकोनॉमी के अंदर नहीं, एवरेज नहीं, पूरी इकोनॉमी के अंदर। भाई 100 कंज्यूमर है तो 100 मिलकर कितना खर्च कर रहे हैं। अब कोई कितना भी करे, एवरेज नहीं, टोटल लेते हैं इसमें। हाँ, देखो दो चीजें हैं। देखो ये इनका एक अच्छा क्वेश्चन है, सुनो भाई सभी। जैसे मान लो मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा, मैंने आपसे पूछा कि मान लो मजदूरों ने स्ट्राइक कर ली और अपनी मजदूरी को बढ़ाकर 300 कर लिया और इस वजह से इन्फ्लेशन हो गया, तो वो तो कौन सा हो गया? कॉस्ट पुश। लेकिन ये कह रहे हैं कि साहब मजदूर स्ट्राइक ही नहीं करे और सरकार ही आगे से बढ़ा दे 300 रुपए, कि साहब हम हमारे जो मिनिमम वेज है उसको 300 रुपए कर देते हैं। अब बताओ ये कौन सा होगा? तो भी कॉस्ट पुश ही होगा ना, क्योंकि उन्होंने तो मिनिमम वेज डिसाइड किया ना। भाई सरकार खर्च थोड़ी कर रही है, खर्च तो जो भी लेबर को काम में ले रहा होगा
जो बिजनेसमैन लेगा वो खर्च करेगा। समझ में आ रही बात? अगर अर्थव्यवस्था में ऐसा होता है कि सारे मजदूरों को सरकारी मजदूरी दे, तब वो सरकार के वे में जाता, पर सरकार थोड़ी दे रही सारे मजदूरों को मजदूरी। सरकार ने तो न्यूनतम मजदूरी डिसाइड कर दी, यानी कि अगर बिजनेसमैन उसको हायर कर रहा है तो बिजनेसमैन देगा उनको मजदूरी। तो समझ में आ रही बात? तो कैसे भी घुमाए वो, अगर मजदूरी की वजह से हो रहा है तो वो कॉस्ट का पार्ट है। ठीक है, ये एक अच्छी चीज है। बताओ, ये कह रहे हैं कि साहब एमएसपी बढ़ा दी थी। अब इससे पहले आपको एमएसपी का मतलब पता होना चाहिए, हालांकि हमारा एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में थोड़ा प्राइस पॉलिसी के बारे में बताएंगे, लेकिन इन्होंने एक शब्द बोल दिया, चलो एमएसपी। अगर एमएसपी बढ़ा दे सरकार, तो पहले तो बताओ एमएसपी होती क्या है? हाँ, ये तो फुल फॉर्म हो गया, मीनिंग बताओ, ध्यान से सुनना भाई सभी। कोई खरीदेगा नहीं। छोड़ो छोड़ो, तुम्हारा कौन एक चलो, मैं कुछ चीजें पूछता हूँ, आप लोग बताना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ऐसे बताने से कॉन्सेप्ट नहीं। ये कह रहे हैं साहब एमएसपी, एमएसपी की फुल फॉर्म इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। कौन अनाउंस करता है? चलो मान लिया सरकार अनाउंस करती है। कब अनाउंस करती है? फसल बोने से पहले या कटने के बाद में? बोने से पहले। चलो मान लिया बोने से पहले करती है। अच्छा, अनाउंस कर दिया सरकार ने, तो क्या सरकार की बाध्यता है कि सरकार उस कीमत पर खरीदेगी? बाध्यता है। फार्मर बेचना चाहे सरकार को खरीदना पड़ेगा, मना नहीं कर सकती सरकार। ऐसा ऐसा रूल है। फिर काई की गारंटी है अगर ऐसा रूल है तो? है? अगर बाध्यता ही नहीं है तो लॉलीपॉप नहीं हुई है। हाँ, सरकार बाध्य है। मान लो सरकार ने बोला कि बाजरा 1500 रुपए क्विंटल खरीदूंगी मैं, मान लो 2200 मान लेते हैं, मान लो 2200 रुपए क्विंटल खरीदूंगी मैं। सरकार ने बाजरा बोल दिया, हम राजस्थानी बाजरा ही पैदा करते हैं, तो हम बाजरा लेके गए राजस्थानी। तो सरकार, ऐसा नहीं होता, कभी कभी हाथ खड़े कर देती है। मजबूरी है क्या सरकारी खरीदना? बाध्यता कभी सुना नहीं कि सरकार ने खरीदने से मना किया? आप तो किसान से जुड़े होंगे कई लोग, मैक्सिमम। होता है ऐसा कई बार कि एमएसपी पे सरकार ने अनाउंस तो कर रखा है, सुना नहीं, तो कभी गए नहीं होंगे आप, कभी पाला नहीं पड़ा होगा ऐसे। घर वाले जाने, उनका काम जाने, बेचते रहते हैं नहीं, वैसा हमको तो तैयारी करने के लिए छोड़ रखा है बस। नहीं, देखो एमएसपी क्या होता है? एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। लगभग 3/4 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए सरकार साल में 2 बार, एक बार रबी के लिए, एक बार खरीफ के लिए, शोइंग से पहले अनाउंस कर देती है, ताकि फार्मर भी डिसीजन ले सके कि उसको क्या बोना है। ठीक है ना? और उस प्राइस पर सरकार बाध्य है कि सरकार को खरीदना ही पड़ेगा। सरकार मना नहीं, और करती भी नहीं है डायरेक्टली, कर भी नहीं सकती डायरेक्टली। जैसे नेता लोग होते हैं ना, कभी किसी काम के लिए मना नहीं करते, देखा होगा ना आपने। आप लेके जाओ कोई भी काम, अरे बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन नहीं, अभी मैं फोन कर देता हो जाएगा। होता नहीं है, मना नहीं होता। समझ में आई बात? सरकार क्या कहेगी? जैसे हम राजस्थानी बाजरा लेके गए, तो पंजाब हरियाणा का गेहूं स्टॉक कर रखा है उन्होंने खरीद के। भाई रबी में पहले गेहूं आया, तो गेहूं का बम्पर स्टॉक कर लिया उन्होंने, और गेहूं मैक्सिमम पंजाब हरियाणा पैदा करते हैं। अब जब हमारा बाजरा पैदा होके गया, तो सरकार कहती है कि देखो खरीदने को हम मना नहीं कर रहे, खरीद लेंगे, लेकिन आप 2 महीने बाद लेके आना, तो हमारे पास स्टॉक खाली हो जाएगा। किसान के पास है क्या 2 महीने रिजर्व करने का टाइम? कहाँ है जगह? कैसे करे वो रिजर्व? और तुरंत पैसा चाहिए उसको। तो समझ में आई बात? तो वैसे कंपल्शन है सरकार का कि सरकार बाध्य है और मना नहीं करती, लेकिन
अक्सर ये देखा गया, ये एक नेगेटिव पॉइंट है इसका कि राजस्थान के साथ ऐसा कई बार हुआ। वो अपन एग्रीकल्चर जब प्राइस पॉलिसी और मार्केटिंग पढ़ेंगे ना तब ज्यादा ढंग से समझेंगे इन चीजों को। लेकिन अगर मान लो एमएसपी बढ़ाने की वजह से, अब एमएसपी दे कौन रहा है? गवर्नमेंट। तो एमएसपी बढ़ने की वजह से अगर इन्फ्लेशन हो रहा है, स्पेसिफिक ही आया एमएसपी बढ़ना, अब एमएसपी खर्चा किसका हो गया? सरकार का, तब तो वो क्या हो जाएगा? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। समझ में आ गई बात? अगर क्वेश्चन ये बोले कि रॉ मटेरियल महंगा होने की वजह से इन्फ्लेशन हो गया, तब कॉस्ट पुश में जाएगा। समझ में आ रही बात? इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। क्लियर? लिख लिया ये? चलो देखो थोड़ा सा स्लाइड में देखते हैं। ये लिखवा दिया मैंने, शॉर्ट में लिखवा दिया, ये डिटेल से आपको मिल जाएगा। अर्थव्यवस्था में जब समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक होने के कारण जो मुद्रास्फीति होती है, और लागत जन्य लागत में वृद्धि के कारण। ठीक है, चलो एक बार पहले इसका क्वेश्चन करते हैं, सोच समझ के जवाब दें। पता है भाई, ऑप्शन ए 8 9, ऑप्शन बी सी। अरे करो ना ऐसे क्यों? ऑप्शन डी डी एक, बाकी लोग क्या है? बोले सर आपने हमारा फेवरेट तो बनाया ही नहीं, नन ऑफ दीज है। एक नन ऑफ दीज भी ऑप्शन तो होना ही चाहिए ना हर एक में। तुम नन ऑफ दीज नहीं है तो क्या करोगे फिर? सुपर पावर का इस्तेमाल करोगे? जानते हो सुपर पावर? तुक्का मारना नहीं, नेगेटिव मार्किंग है। ज्यादा तुक्के नहीं चलते हैं भाई नेगेटिव मार्किंग में। नेगेटिव है ना, वो सीईटी थोड़ी है जो नेगेटिव नहीं है। अब तो इसमें तो नेगेटिव रहेगा ना, तो इसमें तो सुपर पावर यूज में लेना पड़ेगा। जानते नहीं हो अभी आप सुपर पावर? नहीं, मैं बताऊं सुपर पावर क्या हो। देखो एग्जामिनर जो होता है ना, उसके पास पूरा पावर होता है कि वो आपको टफ से टफ क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन आपके पास भी सुपर पावर होता है। क्या? आप उसको छोड़ सकते हो। दे दे करेंगे तो टफ होगा ना, करेंगे ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन जब फंस जाए ना तो तुक्का मत मारना, छोड़ देना ही ज्यादा उचित है बजाय तुक्के मारने के। तो तुक्के तो कब क्या कैसे मारने हैं वो सब लास्ट में जब आपका सिलेबस हो जाएगा ना तब हम समझाएंगे कि तुक्के मारने भी है कि नहीं मारने आपको। ठीक है ना? तो जब कहीं अटक जाओ तो सुपर पावर का इस्तेमाल करना। वैसे यहां ऑप्शन ए ही सही है। यहां देखो दिक्कत क्या आती है, एक बार तो कभी कभी स्टूडेंट्स को है ना ये जो है ना ये नहीं दिखाई नहीं देता, ये नोट, ये ऐसे क्वेश्चंस को बड़ा ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए। इसमें कहा है कि मांग प्रेरित का कारक नहीं है। तो देखो कच्चे माल की कीमत में वृद्धि, तो ये तो तय है कि लागत जन्य होगा इससे, अभी समझाया, तो इसलिए ऑप्शन यही सही हो गया। लेकिन और हम देखें पैसे की आपूर्ति में वृद्धि, मान लो पैसा बढ़ गया आपके पास तो आपका उपभोग व्यय बढ़ जाएगा ना, जो सी है वो बढ़ जाएगा। अगर अर्थव्यवस्था में पैसा बढ़ा तो सी बढ़ेगा। बजट घाटा, सरकार को बजट में घाटा हो गया तो सरकार को कहीं से भी लाके उस घाटे को पूरा करना पड़ेगा।
और सरकार जैसे ही चाहे कहीं से भी लाए, पैसे की आपूर्ति को बढ़ाना पड़ेगा अर्थव्यवस्था में, तो इससे भी लोगों की जेब में पैसा पहुंचेगा। और व्यापार अधिशेष, ट्रेड सरप्लस हो गया आपका। ट्रेड सरप्लस, सरप्लस का मतलब क्या है? आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा हो गए, यानी कि ये आपकी इकोनॉमी में आय को जनरेट करेंगे, आय को बढ़ाएंगे। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? निर्यात तो हिंदी में बोलेंगे। मैंने अभी बताया अर्थशास्त्र में, मैंने 100 मार्कर एक्सपोर्ट किए, उससे मतलब नहीं है। 100 मार्कर एक्सपोर्ट करने से मेरे को 5 करोड़ रुपए मिले, उससे मतलब है। एक्सपोर्ट क्या होती है? हमेशा प्राप्तियां। और इंपोर्ट क्या होते हैं? हमेशा भुगतान। एक्सपोर्ट वो होती है हमेशा हमारी प्राप्तियां होती है, एक्सपोर्ट अर्निंग्स एंड इंपोर्ट पेमेंट्स। समझ में आई बात? तो अगर हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे मतलब हमको प्राप्तियां ज्यादा मिल रही है, तो इनकम बढ़ रही है। इनकम बढ़ रही है मतलब डिमांड बढ़ रही है। तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करें। ऑप्शन ए, बी, सी, दो, सी, डी, मैक्सिमम डी बता रहे हैं, लगभग 40+। सही आंसर डी। क्यों, तुमने सी कैसे बताया? नहीं, इधर से सी किसने बताया? दो लोगों ने हाथ खड़े किए थे। सी तुमने किया था ना? तुमने किया था? हाँ बताओ तो। गलत पढ़ लिया भाई, साफ साफ बोल रहे हैं लागत जन्य। तो मजदूरी और वेतन ये लागत का पार्ट है, दैट्स वाई डी ऑप्शन। क्या कह रहे हो? बी ऑप्शन टैक्स। अगर डी डी नहीं हो तो कोई होगा जो ऑप्शन, भाई कोई एक ऑप्शन इस तरीके से होगा ना जो आंसर हो। भाई देखो, इसका कहने का मतलब ये है, देखो होता क्या है दरअसल, 4 ऑप्शन आपको दिए ना, तो ये तय है कि एक ना एक आंसर होगा उसमें। हम कभी कभी क्या सोचते हैं कि यार ऐसा ना हो तो, वैसा ना हो तो। ये जब एग्जामिनर जब सेट कर रहा है ना, अगर वो डी ऑप्शन में ये ना लिखेगा तो कोई ऐसा ऑप्शन बताएगा जो आंसर, क्योंकि इन तीनों में से तो कोई आंसर हो ही नहीं सकता। सेकंड क्यों नहीं हो सकता? भाई सेकंड तो टैक्स कम होगा, तो चीजें सस्ती होगी कि महंगी होगी? कम होगी ना, तो इन्फ्लेशन थोड़ी होगा उससे। उससे तो बल्कि कीमतें कम हो जाएगी। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? प्राइस का बढ़ना। भाई ये मुद्रास्फीति है ना। एक मिनट पहले बोलो। अगर यहां पे आता कमी की जगह वृद्धि तो हो जाता ना। भाई कराधान में कमी से तो चीजें सस्ती होगी, ये सस्ती थोड़ी पूछ रहे हैं, ये तो है लागत जन्य मुद्रास्फीति। नहीं समझ में आया तुम्हारे को? समझ में? इसलिए नहीं होगा। अब तुम बोलो क्या कहते? तो फिर तो डिमांड पुल हो जाता ना, वो तो डिमांड पुल हो जाता फिर। तो इसलिए लागत जन्य में तो केवल यही ऑप्शन सही होगा। अगर ये नहीं होता तो इसलिए कोई ऐसा ही ऑप्शन सेट होता जो
लागत जन्य होता, ठीक है ना। खपत में तो डिमांड पुल का हो गया ना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उपभोग को ही खपत बोल देते हैं, खपत या उपभोग एक ही बात होती है। तो उपभोग किसका पार्ट हो गया, डिमांड का पार्ट हो गया, ठीक है ना। आया समझ में। चलो आज इतना ही करते हैं अपन भैया ना, क्लास का टाइम भी हो गया आपका। अभी थोड़ा स्लो मोशन में ही चलेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि आप भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कर लो चीजों को। क्या है, स्टार्टिंग में बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट चलेंगे, तो ये चैप्टर हम बहुत स्लो करेंगे, ठीक है। आप भी कंफर्टेबल जोन में हो जाओ इसमें। चलिए, सॉल्व फॉर टुडे।